अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 1-2। वही 1 घंटा 50 मिनट का पेपर है। कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके, जितने छोटे स्टेप्स में हो सके, हम उस तरह से पेपर करें। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी पहला सवाल क्या है, एक्सप्रेस 9x² माइनस 36 प्लस 8 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। मैंने आप लोगों को हमेशा से ही बताया कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा आसान मेथड रहता है। यहाँ पे है 9x² माइनस 36x प्लस 8 इक्वल टू पी x² प्लस 2x³ प्लस q² प्लस r। ठीक है, 9x² माइनस 36x प्लस 8 इज इक्वल टू px² प्लस 2pq(x) प्लस pq² प्लस r। फिर हम लोग सबसे पहले बेटा जब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स पे जाते हैं, हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि उसमें एक ही अननोन है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, सबसे पहले x² को कंपेयर करा तो बेटा 9x² इज इक्वल टू px², x² कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 9। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ देखी, हमने x को कंपेयर करना है। माइनस 36x इज इक्वल टू 2pq(x), x कैंसिल, माइनस 36 2 इंटू 9 इंटू q। तो बेटा आपके पास q आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 9 से 18 होता है, 36 डिवाइड बाई 18 इज 2। फिर उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट इस साइड पे लिखा हुआ है r और इधर लिखा हुआ है pq² प्लस r। 8 p की जगह 9, q की जगह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस r। बेटा r आ जाएगा 9 इंटू 4 8 माइनस आंसर तो माइनस 28। तो r आ गया आपके पास माइनस 28। अब जब ये चीज़ हो गई है, अब आप लोगों ने सिर्फ इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फॉर्म क्या है आपकी, p की जगह 9 x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 28। इस फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया और आपको सिंपली 2 नंबर मिल गए। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अब बेटा एक इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स नहीं है, विच मीन्स कि इसका b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। लेकिन मैं पहले इसे एक साइड पे तो करूँ। 9x² माइनस 36x प्लस 8 माइनस k इक्वल टू 0। आप फ़ौरन से लिखेंगे सेंस नो रियल रूट्स, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। आपको पता है ये a है, ये b है और ये पूरा c है। तो बेटा b की जगह आ गया माइनस 36 का स्क्वायर, 4 a की जगह 9, c की जगह 8 माइनस k लेस देन 0। अब बेटा अगर हम बात करें 36 के स्क्वायर की, यह आया था 1296 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 8 तो आता है 288 प्लस 4 इंटू 9 36k लेस देन 0। बेटा फिर 36k विल बी लेस देन 1296 माइनस 288, वहाँ पे जाके नेगेटिव 1008 हो जाएगा। एंड लेटर ऑन k विल बी लेस देन डिवाइड बाय 36 माइनस 28। चलो भाई, ये बात भी हमारे पास बड़े आराम से क्लियर हो गई। अब जब ये बात हो गई है, इसका अगला पार्ट क्या है, फाइंड द एग्जैक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके एग्जैक्ट रूट्स चाहिए। अब बेटा जब एग्जैक्ट रूट्स की बात आ गई ना, इसका मतलब ये या तो फैक्टराइज करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगा रहे हो तो लगा के पूरा दिखाओ। अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि अगर एग्जैक्ट रूट्स में हो सकता है सर्ड नोटेशन में आ रहे होंगे। तो बेटा 9x² माइनस 36x प्लस 8 प्लस 15 इक्वल टू 0। 9x² माइनस 36x
8 + 15 इज़ 23 इक्वल टू 0। अच्छा, एक सवाल है, बच्चों को अक्सर ये मैं पहली क्लास में बताता हूँ अपने ए लेवल्स की, कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन फैक्टराइज हो सकती है कि नहीं। याद रखना, अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन का b² - 4ac बराबर हो 0 के, 1 के, या किसी ऐसे नंबर के जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा हो, सिर्फ वो इक्वेशंस फैक्टराइज हो सकती हैं, वरना इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकती। मैंने क्या करा, मेंटली इसका b² - 4ac निकाल लिया। सही है, अगर मैं इसका मेंटली निकालूं b² - 4ac, 36² माइनस 4 × 9 × 23, 468 आ रहा है भाई। आपको पता है कि बेटा 468 का तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो अब आपने फ़ौरन से अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, 36 प्लस माइनस, बेटा आपने 36 का स्क्वायर लिखा 1296 माइनस 4 × 9 × 23 लिखा 828 अपॉन 2 9s 18। अच्छा, मैं वैसे ये भी लिख सकता हूँ 36/18 प्लस माइनस अंडर रूट 1296 माइनस 828 which is 468 अपॉन 18। आप अगर कैलकुलेटर में रूट ऑफ 468 लिखेंगे ना, आपका कैलकुलेटर इतना स्मार्ट है कि ये तो हो गया आपका 2 प्लस माइनस कैलकुलेटर दे देगा 6√13/18। सही है, तो अब आपके पास बेटा जो रूट्स आ रहे होंगे वो आ रहा होगा 2 प्लस √13/3 एंड 2 माइनस √13/3। आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म में दो रूट्स आ गए और आपने बस फिर इनको यही लिख के छोड़ दिया। अच्छा, इस सवाल में वर्किंग में मान रहा हूँ ज़्यादा और मार्क्स कम है, लेकिन है बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, और पूरे इस सवाल के बेटा आपको 5 नंबर मिल गए हैं। सही है, अब हम चलते हैं बेटा इसके अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बात क्या है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या हो रहा है कि कंपाउंड फंक्शन है, पावर 6 है, और आपसे कहती है 2x² - 3/x raised to power 6 फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखो, यानी कि x की पावर 0 हो। तो मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी कि भाई पहले आप देखा करो पावर्स x की चेंज कैसे हो रही हैं। फर्स्ट टर्म होता है a की पावर n, यानी कि 2x के ऊपर पावर 6, हम खाली x देखते हैं। सेकेंड टर्म होता है 6c1, 2x² के ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी 5, लेकिन b के ऊपर पावर 1 होगी, तो मैंने 3/x की जगह खाली x लिखा, क्योंकि x से हम पावर्स डिटरमिन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में पावर आ रही है 2 6 12, सेकेंड टर्म में 2 5 10, 10 - 1 9, तो बेटा हमारे पास ये पावर 9 है। 3 का डिफरेंस आया, तो इससे अगले टर्म में पावर हो जाएगी 6, फिर इससे टर्म में पावर हो जाएगी 3, फिर इससे अगले टर्म में हो जाएगी पावर 0, विच मीन्स कि हमारा कौन सा टर्म है ये, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो c का सब्सक्रिप्ट 1 कम होगा 6c4। 2x² की पावर बेटा आपके पास अब कम होती जाती है ना पावर, तो n होती है n-1, तो हो गया 6 - 4, और फिर माइनस b के ऊपर पावर 4। बेटा 6c4 हमारा होता है 15 होता है वैसे तो, लेकिन रिस्क नहीं लेता हूँ। 6c4 15 है, 2 की पावर 2 हो जाएगी विच इज़ 4x4, और ये 3 के ऊपर पावर 4 है। 3 के ऊपर पावर 4 वैसे तो 81 होती है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 81 है, ऊपर पावर 4। अब बेटा x की पावर 4, x की पावर 4 कैंसिल, हमारे पास बच क्या रहा है 81 × 4 × 15, तो हमारा आंसर आ रहा है 4860।
अच्छा, ये बहुत ही छोटी सी वर्किंग थी, 3 नंबर भी दे दिए, तो अब हमें इसमें तो परेशान होने की आज सच कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अब ये जो बेटा अगला सवाल है, ये अगला सवाल मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसमें इन्होंने क्या बात कही है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x प्लस 2। देखो बेटा, x की जगह 3x है, x की जगह अगर 3x है तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करा है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेच पैरेलल टू x एक्सिस, जिसमें इनवेरिएंट लाइन y एक्सिस होती है और स्केल फैक्टर 1/a, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/3। और ये जो +2 है, ये +2 बता रहा है कि भाई 2 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड ये ट्रांसलेट हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी क्या है भाई, डिस्क्राइब फुली द 2 ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ग्राफ। सो आप क्या बोलेंगे बेटा, द फंक्शन f of x is translated 2 units vertically upwards, सिर्फ अपवर्ड ही हो रहा है, दैट इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आप लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगा आपका 0 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं है, फॉलोड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। फिर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को भी एक्सप्लेन कर दो, दैट इज स्ट्रेच parallel to x-axis with y-axis as the invariant line and scale factor of 1/3। ये आपने लिख के पूरे 3 नंबर इसके स्कोर कर लिए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बात कह दी है, हाँ भाई, दैट अ डिफरेंट ग्राफ हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू जी एक्स, यार y इज इक्वल टू जी एक्स, द ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 3 इन द डायरेक्शन y एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। ठीक है जी, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है y एक्सिस में। देखो, इन द डायरेक्शन y अगर मैं स्ट्रेच करूं तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है, वर्टिकल स्ट्रेच पे जो भी स्केल फैक्टर होता है आप उसी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। और इन्होंने कहा रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन होती है तो आप x की जगह -x डाल देते हो। इन्होंने कहा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन जी। सिर्फ जी की फॉर्म में लिखना है ना, तो बेटा आपने फौरन से क्या कह दिया कि भाई देखो 3 टाइम्स स्ट्रेच हुआ है वर्टिकली 3, और बेटा हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस है, तो आपने x की जगह लिख दिया -x, और ये अगर आप लिख लेंगे तो आपका पूरा काम पूरा हो गया। g ऑफ x ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3g - x। फिर इसके बाद अच्छा बस यही है, ये वाले सवाल में, ये तो वाले इन्होंने बड़ा आसान सवाल दे दिया 5 नंबर का, इसमें ऐसा कुछ करना भी नहीं था। बस ये है कि अगर आपको फंडामेंटल्स रूल याद हैं तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब हम लोग ये काम करते हैं, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सच दैट dy/dx का बेटा आपको दे दिया इन्होंने एक्सप्रेशन वेयर k इज अ कांस्टेंट, द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट s, कर्व का एक पॉइंट भी दे दिया है, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट s इज दिस। ठीक है भाई, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दे दिया है s का, और पॉइंट s का x कोऑर्डिनेट भी है, पूरा पॉइंट ऐसे ही है, तो भाई dy/dx का एक्सप्रेशन भी है। तो मैं क्या करूँगा, dy/dx की जगह डायरेक्ट लिख दूंगा 65/2, और x की जगह डाल दूंगा 2 का क्यूब प्लस 2/2 का स्क्वायर। तो मेरा बच्चा ये बन जाता है 8k प्लस 1/2 इज इक्वल टू 65/2। बेटा 8k विल बी इक्वल टू
65/2 माइनस हाफ, सही है। अब मैंने इसको अगर देखा तो आ रहा है 32। बेटा फिर के क्या आ जाएगा भाई, 32 डिवाइड बाई 8। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 4। एक नंबर का था, वर्किंग भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टी ऑन द कर्व आर 1 and t। अच्छा, कर्व के किसी एक पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, वाई कोऑर्डिनेट मांगा है। दिस मीन्स कि मुझे पहले तो कर्व की इक्वेशन चाहिए होगी। अरे यार, कर्व की इक्वेशन कैसे निकालूं? कर्व का dy/dx का एक्सप्रेशन है, एक पूरा पॉइंट है, तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ इंटीग्रेट करके। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रल ले लिया दोनों साइड पे, dy/dx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। और बेटा ये क्या आपके पास, kx3, के की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, 4x3 प्लस 2x की पावर -2 डॉट dx। इंटीग्रेट करा, dx कट गया, d और इंटीग्रल कट गया, y 4x4 अपॉन 4 प्लस 2x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो बेटा ये दोनों कट गए, तो अब आपके पास y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 -2 ओवर x प्लस c। बेटा आपके पास पूरे कर्व की इक्वेशन आ गई। अब जब आपके कर्व की इक्वेशन आ गई, पॉइंट क्या आपका 2 और 20 है, 2, 20 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 20 2 की पावर 4 -2 ओवर 2 प्लस c। बेटा 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज 16 -1 प्लस c। बेटा c आ जाएगा, 16 - 1 इज 15, 15 वहाँ जाके माइनस, तो c आ गया आपके पास सीधा सीधा 5। तो अब मेरा बच्चा जो कर्व की इक्वेशन बन गई है वो बन गई है x की पावर 4 -2 ओवर x प्लस 5। कर्व की इक्वेशन आ गई हमारे पास पूरी, जो मांगी नहीं है ये। अब जब कर्व की इक्वेशन आ गई, आपको कह दिया कि कोई पॉइंट t है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और t, तो आपने y की जगह रख दिया t, x की जगह रख दिया 1 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 1 -2 प्लस 5, 1 - 2 इज -1 -1 प्लस 5 इज प्लस 4। तो बेटा यहाँ पे जाके आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 4। टी ही मांगा था इन्होंने। इसके बाद इसका और कोई पार्ट देखते हैं कि नहीं है भाई। तो यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया, और इसमें एज सच कोई भी चीज़ इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो अब बेटा अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इज इक्वल टू 4√x माइनस x। ठीक है जी। द कर्व हैज़ अ मैक्सिमम पॉइंट एट x इज इक्वल टू a। मैक्सिमम पॉइंट पे बेटा ग्रेडियंट 0 होता है, एंड क्रॉसेस द x एक्सिस एट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स b। ठीक है जी, b जबकि ग्रेटर देन 0 है। द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व द लाइन x इज इक्वल टू a एंड द x एक्सिस। यह फाइंड द वैल्यू ऑफ a मांगी है। एक काम करते हैं बेटा, आपको पता है ये जो पॉइंट a है ये x कोऑर्डिनेट है मैक्सिमम पॉइंट का ना, तो मैं कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ। d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 4x की पावर हाफ माइनस x। तो मेरा बच्चा dy/dx क्या बन रहा है, 4 हाफ x की पावर माइनस हाफ -1। अच्छा, आपको पता है बेटा मैक्सिमम पॉइंट है या जो भी टर्निंग पॉइंट है यार, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है 0, तो ये आ जाएगा 2/√x -1। तो बेटा 2/√x इज इक्वल टू 1। बेटा √x इज इक्वल टू 2। तो बेटा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सीधा सीधा 4। तो हमारे पास बेटा ये x कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, तो टेक्निकली a की वैल्यू क्या हो गई है 4। इन्होंने पहले पार्ट में a की वैल्यू ही मांगी थी। चलो जी, इसके बाद इन्होंने कहा एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो बात पता है क्या है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 4,
मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, कर्व की इक्वेशन है y0 एक तो इस पॉइंट पे हो रहा है और इस पॉइंट पे हो रहा है, मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देता हूँ, यानी कि यार 4√x - x इक्वल टू 0, y0 है ना यार यहाँ पे। अब जब मैंने इस तरह की बात करी तो मैं इसे कह सकता हूँ भाई 4√x इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 इज इक्वल टू √x। बेटा x की वैल्यू आपके पास आ जानी है सीधी सीधी 16। अब जब यहाँ पे आपके पास बेटा इसकी x की वैल्यू आ गई 16, नेगेटिव वाली आपने, ओ नेगेटिव तो आएगी भी नहीं, वो कर रहे हैं ना हम लोग स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई 16। अब बात पता है क्या है, आपने सीधा सीधा कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगा देनी है 16 से 4, आप कैसे पूरा इनक्लोज्ड एरिया आ जाएगा। तो बेटा शेडेड एरिया आपका क्या बन रहा है, शेड एरिया आ जाएगा 16 और 4, y डॉट डी एक्स 16 4√x - x डॉट डी एक्स, ये आ गया। अब भाई पहले तो हमने इसको करना है इंटीग्रेट। भाई अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4x⁵2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस x²/2 एंड योर लिमिट्स आर 16 एंड 4। जब भी लिमिट्स लगाते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, प्लस सी नहीं लिखते हम लोग। फिर उसके बाद भाई इसको थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, 8/3 x√x माइनस x²/2 लिमिट्स आर 16 एंड 4। चलो जी, अब लिमिट्स अप्लाई करूँगा मैं, 8/3 16 इंटू √16 माइनस 16² अपर लिमिट माइनस 8/3 4√4 माइनस 4²/2। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं बेटा, 8 16 8 इंटू 16 इंटू से √16 इज 4 डिवाइड बाई 3, तो यार है 512/3। बेटा 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज 128। बेटा 8 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 64/3 माइनस 16/2 इज 8। कोई मसला ही नहीं है। अब ये हमारे पास शेड एरिया क्या बन जाएगा, 512/3 माइनस 64/3 माइनस 128 प्लस 8, तो ये क्या बन रहा है, 512/3 माइनस 64/3 माइनस 128 प्लस 8, तो बेटा हमारा आंसर आ रहा होगा 88/3। अच्छा, एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे आप आंसर छोड़ भी सकते हैं, या ये 29.3 आ रहा है या 29 होल 1/3 आ रहा है, कैलकुलेटर में ये चीज़ आप लिख सकते हो। अच्छा, एक बात बोलूँ, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ना, तो मैं पता है क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए कि यार मैंने कोई गलती ना करी हो, मैं कैलकुलेटर में भी इंटीग्रेट करता हूँ, सही है। अब अगर मैं बेटा आप लोगों के आगे कैलकुलेटर में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, ज़रा ये देखें, इंटीग्रल का साइन, ब्रैकेट 4√x माइनस x था और ब्रैकेट क्लोज था, 4√x माइनस x था, बिल्कुल। और बेटा 16 से 4 की लिमिट्स थी, 16 4, देखो आपके डायरेक्टली आंसर भी आ गया 88/3। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये यहीं पे छोड़ दें। यार एक बटन है आपके कैलकुलेटर में जो लिखा है ना AC के ऊपर SD का बटन दबाओगे तो डेसिमल में आ जाएगा, दोबारा से दबाओगे तो फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ब्रेक हुए हुए फ्रैक्शन में आए तो शिफ्ट दबा के दबा दो तो 29 होल 1/3 भी आ जाएगा। यानी कि बेटा ये वाला बटन आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए।
यहाँ पे जाके आप लोगों का बेटा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सही है। अब 6 में क्या हो रहा है, आपसे कह दिया है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 2, 0 से 2 पाई आपको डोमेन दे दिया है। ठीक है। अब बेटा ये 3 इसका एम्पलीट्यूड है, प्लस 2 इसका y शिफ्ट है, वर्टिकल एक्सिस का शिफ्ट है। x क्या बता रहा है कि a की रोटेशन होगी इन 2 पाई रेडियन। अब इन्होंने आपको स्केच करने को कहा है। देखो मैंने हमेशा बच्चों को एक चीज़ सिखाई है बड़ी सिंपल सी कि यार आप जो है ना वैल्यूज़ निकाल लिया करो। कैसे? y3 साइन 0 से स्टार्ट होता है, 0 डाला तो क्या आ रही है 2, फिर साइन 1 पे जाता है, पूरे साइन एक्स की जगह 1 डाल दिया तो आ गई 5, फिर साइन जाता है 0 पे, 0 डाला प्लस 2, फिर आ गया 2, फिर आप जाता है साइन -1 पे, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स -1 प्लस 2, तो ये आ रहा है -1। तो आपके जब ये कहानी आ जाती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5, मिनिमम आ गई -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा 1, कोशिश करना कि स्केल सही यानी कि सेम रखो, 3, 4, 5। देखो बेटा मैं आईपैड पे बना रहा हूँ, आईपैड पे थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, आप लोगों के लिए बनाना थोड़ा सा आसान होगा। 2 पे आपकी एक 0 एक्सिस की लाइन बन गई। सही है। अब जब ये 0 एक्सिस की लाइन बन गई आपने तो स्केल रख के डॉटेड लाइन बनानी है। ये डॉटेड लाइन होती है, बोल्ड नहीं होती है। टाइम ज़ाया होता है फजूल का। एक तरह से ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस डॉटेड लाइन वर्क्स एज योर एक्स एक्सिस। चलो भाई ये स्टार्ट होता है 0 से। 0 जब डाला था तो वैल्यू आ रही थी आपके पास 2। सही है। फिर ये जाता है 1 पे, 1 पे इसकी 1 पे जाता है π/2 पे, π/2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 5, π/2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 5 और फिर पाई पे जाएगी 2। ठीक है। तो आपके पास बेटा ये जो पूरा कर्व है कुछ इस तरह से बन गया। ये आ गया। फिर उसके बाद बेटा इसने जाना है -1 पे, 3/2 पे, 3π/2 पे, और 2 पाई पे जाके इसने आ जाना है 0 पे। चलो भाई ये आपके पास बेटा पूरी की पूरी साइकिल भी बन गई। ठीक है। अब ये वैसे आपने फ्री हैंड ही बनाना है। सही है। अब इसके बाद क्या बात हो रही है, डिटरमिन द सॉल्यूशंस ऑफ 0 से 2 पाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यार एक लाइन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स की। बेटा ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो दूसरी बनेगी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे होगी, उसका एक पॉइंट होगा 0, 0। सही है। एक पॉइंट होगा 1, 1, फिर एक पॉइंट होगा बेटा π/2, π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब होता है 1.57, 1.57 यहाँ कहीं होगा। सही है। देख रहे हो। तो मैंने क्या करा यार, एक लाइन बना दी, क्योंकि बेटा π/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1.57 होती है। अच्छा ये एस्टिमेटेड ग्राफ है, अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरी 0 से 2 पाई की डोमेन में कितनी बार टच करे, एक ही बार। इन्होंने कहा इसे नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आपने क्या बोलना है यहाँ पे, सिर्फ 1 सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या इन्होंने बोली है, 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 - 6, 5 - 6, यानी कि अब आपको लाइन बनानी है y इज इक्वल टू 5 - 6 की। यार अगर 5 - 6 की मैं एक लाइन बनाऊँ, 5 - 6 की लाइन
ऐसी होगी जिसका y इंटरसेप्ट 5 है, सही है। अब इसका ग्रेडियंट -1 है, लेकिन एक काम करते हैं, हम 5 माइनस पाई बाई 2 डालते हैं। 5 माइनस पाई बाई 2 हो गया, 5 माइनस पाई बाई 2 1.57 इज 2, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 3.43। 3.43। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3.43, यार यहाँ कहीं होगा, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटेड बना रहा हूँ मैं, ये जो भी काम कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटेड है बेटा। 3.43 यहाँ कहीं आ गया, तो मेरे पास ये वाली जो लाइन बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब जब ये मेरे पास लाइन बन गई, 1 2 3 पॉइंट्स पे टच करिए, तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन आ जाएंगे? 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। आपने फॉर से क्या कह दिया? 3 सॉल्यूशंस। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने इसी सवाल का एक और पार्ट दिया है, क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 3 sin x प्लस 2 को इसके बराबर सॉल्व करना है। यार इट्स अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आपने क्या कह दिया? 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स -1, तो ये आ जाएगा 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स -1। बेटा सबको एक तरफ करा, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, बेटा 5 माइनस 1 इज 4 उधर जाएगा, -4 इक्वल टू 0। 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। मुझे पता है एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक, तो मैं क्या करूँगा भाई? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मैंने वैल्यूज़ निकालनी सीधी कैलकुलेटर से ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर से आपने करी। ये क्या आ रही है? 2 5 3 -2, तो हमारे पास साइन एक्स की एक वैल्यू आई है 2/5 और एक वैल्यू आई है -1। अब मेरी एक बात ज़रा सुने बेटा, देखो आपको अगर मैं सिर्फ बात करूं साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π ये होता है, ज़्यादा बना दिया। साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π ये होता है। अच्छा, -1 ये सिर्फ एक ही बार होता है, 270 डिग्री पे या 3π/2 पे, सिर्फ एक ही बार होता है। तो आप -1 के लिए तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 3π/2। ज़्यादा आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया, आपने कह दिया एक आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1 और इस पे एक ही पॉइंट आता है, दैट इज़ 3π/2, पाई की फॉर्म में है। फिर आपने क्या करा यार? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/5। यार देखो यहाँ पे आपके पास पहले निकलेगा बेसिक एंगल। बेसिक एंगल के लिए कैलकुलेटर का मोड पहले आपने करना है रेडियन में, शिफ्ट साइन इनवर्स 2/5। बेसिक एंगल आया 0.4115, तो 0.412 कर देता हूँ, 0.412 कर दिया। अच्छा पॉजिटिव है ना, तो बेटा साइन कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट में और सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस अल्फ़ा, तो मैंने क्या करा? पाई में से माइनस कर दिया, शिफ्ट पाई माइनस आंसर, तो आगे 2.730, 2.73। तो बेटा अब आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो 3 आएंगे, 3 आंसर आ रहे होंगे, 0.412, 2.73 एंड 3π/2। आप 3π/2 को चाहो तो उस पर लिख भी सकते हो 3SF में आप, लेकिन इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ भी सकते हो, इसमें आपको कोई भी कुछ भी पेनलाइज नहीं करने वाला। और आपको इन्होंने इसके दे दिए हैं पूरे 5 नंबर, फ्री के हैं, वो मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, कि ये 6 भी हो गया हमारा।
अब अगले सवाल में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो अब अगर मैं बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर। अब बेटा दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। द लाइन सेगमेंट पी क्यू फॉर्म्स द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। अब भाई अगर ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर बनाने हैं सर्कल का, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का क्या मतलब है भाई, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर। मैंने पहले निकाला मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो कि सेंटर हो जाएगा, वो क्या आएगा 1 + 7/2, 1 + 11/2। तो बेटा 1 + 7 8, 8/2 इज 4, फिर 1 + 11 इज 12, 12/2 इज 6। बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर उसके बाद है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए रेडियस भी चाहिए होता है। बेटा रेडियस आप कैसे क्या हो जाएगा, या तो सी पी का डिस्टेंस निकाल लो या पी क्यू का डिस्टेंस निकाल के /2 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या कहता हूँ पी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। पी सी का डिस्टेंस क्या आ रहा है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 1 6 - 1 5, 25। बेटा ये आपके सीधा सीधा रेडियस आ गया है 6। ठीक है, अब जब आपके बेटा 6 इसका रेडियस 25 ना क्या बात कर रहा हूँ मैं, 25 + 9 √34, √34 आ रहा है बेटा। √34 हमारा यहाँ पे आ गया, इसका बड़े आराम से रेडियस। अब पता है बात क्या है, अगर आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा आप लोगों को सिखाई गई है दो अलग अलग इक्वेशन से। एक तो थी ऑल्टरनेट फॉर्म जो कि मैंने कल भी डिस्कस करी थी, x² + y² - 2ax - 2by + c = 0। एक तो ये थी भाई, ये ऑल्टरनेट फॉर्म होती है ये, लेकिन निकली कहाँ से है बेटा, ये आपकी निकली है बेसिकली x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर = r² से। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म थी। अब बेटा ये एक्चुअल फॉर्म ये है, वो ऑल्टरनेट फॉर्म कहलाती है। अब ये a और b होते हैं सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर = √34 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट जन्नत। तो बेटा ये बन गया x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर = 34। इस फॉर्म में आपने इक्वेशन अपनी अगर छोड़ दी, पूरे नंबर हैं, आप ऑल्टरनेट फॉर्म में लिख रहे हो, पूरे नंबर हैं तब भी। अगला पार्ट इसका क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट Q। पॉइंट Q पे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। यार सर्कल का सेंटर है 4 6, एक काम करते हैं, सर्कल का सेंटर है हमारा 4,6 पॉइंट C। अच्छा एक पॉइंट है 1 1, यार 1 1 हमारे पास क्या होगा, नीचे ही होगा। और एक पॉइंट है हमारा 7 11, 7 और 11। ये हमारा हो गया Q 7,11 और ये रहा P। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। अब इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Q। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यार Q पे टेंजेंट है, सही है। अगर Q पे टेंजेंट है तो पहले तो आप CQ का ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट ऑफ CQ क्या आएगा, y2 - y1 11 - 6 over 7 - 4 5/11
3 भाई एम ऑफ सी क्यू आ गया 5/3। अब एक बात सुनो, इक्वेशन ऑफ जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3/5। क्यों? क्योंकि भाई ये होता है राइट एंगल। तो अब अगर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेटा आपको टेंजेंट जिस पॉइंट पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्रेडियंट आपके पास है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो बेटा ये आ जाएगा 5y माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3 7 21। तो बेटा 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 55 प्लस 21 विच इज 76। जहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, द अदर पॉइंट ऑन द सर्कल विद एक्स कोऑर्डिनेट 7 इज आर। एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, आर है, ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट क्यू विद द टेंजेंट एट आर। बेटा ये वाली चीज़ मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, कई बार। क्योंकि देखो अब पता है यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ऐसा पॉइंट ले लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ठीक है। सुने मैं आपको भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्या है यार, ये क्या हो गया एकदम से। चलो ओके, मैंने तो यही गलती कर दी। अब ज़रा एक बात सुनो बहुत गौर से, यार ये पता नहीं क्यों नहीं हट रहा है, खैर जाने दे। अब इन्होंने कहा है कि कोई पॉइंट है ऑन द सर्कल विद एक्स कोऑर्डिनेट 7। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ज़रा मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनना। देखो अगर कोई पॉइंट है आर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 7, क्यू का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, दिस मीन्स कि वो पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करेगा। मानते हैं ये बात आप लोग सब? वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करेगा। मुझे इसका ये नहीं पता भी क्या है इसका कोऑर्डिनेट है, वैसे मैं निकाल सकता हूँ, मैं उसकी भी टेक्निक देता हूँ। इन्होंने पता है क्या बात कह दी है कि भाई अगर ये वर्टिकली डाउन है तो दिस मीन्स कि ये जो एक लाइन है आर क्यू, ये कॉर्ड है। और बेटा हमें एक चीज़ पता है कॉर्ड के बारे में बहुत अच्छे से कि भाई अगर कभी भी आपका कॉर्ड वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, जो उसके दो टेंजेंट बनते हैं उनके ग्रेडियंट का रिलेशनशिप होता है नेगेटिव हुआ होता है वो, विच मीन्स कि अगर फ़र्ज़ करो ये हरे वाले का ग्रेडियंट है m, तो ये लाल वाले का ग्रेडियंट होगा -m। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी लेक्चर्स में बताई हुई है। तो अब अगर मैं इसी पे मज़ीद बात करूं, इन्होंने पता है मांगा क्या है अब आपसे इन्होंने कह दिया भाई ये कहानी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट क्यू विद द टेंजेंट एट आर। अब भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। एक बात सुनो, ये जो क्यू वाला टेंजेंट था इसका ग्रेडियंट क्या आया था -3/5, इसका ग्रेडियंट था -3/5। तो बेटा ये ग्रीन वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा +3/5। ठीक है मेरा बच्चा। अब यार ये तो मेरे पास ग्रेडियंट तो आ गया इस लाइन का। अब एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग सब, सेंटर से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सेंटर से, भाई सी आर भी तो एक पॉइंट होगा ना, सी आर भी तो एक पॉइंट है। तो मुझे पता है कि भाई जो ग्रेडियंट ऑफ सी आर होगा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा फिर -5/3 हो जाएगा। क्या मैं अब आर का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता बड़े आराम से? आर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? आप लोग कह दोगे यार इसका मैं फिलहाल y ले लेता हूँ पॉइंट, ठीक है। 6 - 5/4 - 7 इज इक्वल टू -5/3। तो बेटा ये आ जाएगा क्या 6 - 5/4 - 7 इज -3।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू वॉट, कोई गलती कर रहा हूँ मैं, नहीं माइनस तो कट गया ना भाई, ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो y विल बी इक्वल टू -1। y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट का r का -1। अच्छा एक चीज़ और भी है, एक और तरीका है, बड़ा सिंपल सा है। देखो याद रखना, जब भी कॉर्ड आपका वर्टिकल होगा तो ये जो इनकी जो टेंजेंट जाके जो मीट करेंगे ना, वो जाके मीट करेंगे बिल्कुल सेंटर ऑफ अ सर्कल के सामने, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल के सामने। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो। अब अगर मैं अभी से बता रहा हूँ, इसके जो पॉइंट होगा ये होगा 4, सही है। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आपको पता चला? लिसन बेटा, ये वर्टिकल है, आपको पता है ये इक्वी डिस्टेंट होगा, सही है, इक्वी डिस्टेंट, ये दो हिस्सों में टूटा। अब बेटा अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 6 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 6 है, यहाँ पे क्या है 11, तो 11 से मैं कितने यूनिट नीचे आया था बेटा? 6 तक जाने के लिए मैं आया था 5 यूनिट नीचे, तो मैं 6 से मज़ीद नीचे जाऊँगा तो बेटा हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, और ये बेटा -1 नहीं 1 आ रहा है, सही है, ये 1 आ रहा है। ये भी एक तरीका है पॉइंट निकालने का, मैंने ग्रेडियंट से कर लिया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब पता है बेटा बात क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट आर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं बेटा आपको असल में मल्टीपल तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में कोई सा भी आपको क्लिक कर जाए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m 3/5 x माइनस x1, तो ये क्या आ रही है भाई 5y माइनस 5 3x माइनस 21, 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इधर आ गया, 5 माइनस 21 इज -16। बेटा दूसरी टेंजेंट की भी इक्वेशन आ गई, और पिछले टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 76, 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 76, दोनों टेंजेंट आ गए हैं। या 5y तो सब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो मैं लिख सकता हूँ भाई 3x माइनस 16 प्लस 3x इज इक्वल टू 76, 6x इज इक्वल टू 76 माइनस 16, 76 माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, 76 प्लस 16 तो यार ये 92 डिवाइड बाई 6 आ रहा है आपके पास बेटा 46/3। यार ये तो हमारा बड़ा अजीब सा ही पॉइंट आ रहा है, मुझे जहाँ तक याद है कि ये वाला पॉइंट इसका मुश्किल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, मैं बाद में वेरीफाई कर लूँगा। 46/3 x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 46/3 माइनस 16 जन्नत जन्नत, तो y बेटा 46 माइनस 16 डिवाइड बाई 5। अगर ये 6 आ रहा है तो सेम है, हाँ बिल्कुल सही है, y कोऑर्डिनेट मेरा 6 आ रहा है, तो बेटा मेरा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बेटा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है 46/3, 6। अब बच्चे कहते हैं कि यार सर ये आपने कैसे वेरीफाई कर लिया? देखो बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी कॉर्ड आपका अगर वर्टिकल होगा, कॉर्ड अगर वर्टिकल होगा तो ये जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका, यानी कि एक ही हाइट पे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, सही है। ये एक तरह से बेटा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना, सही है, तो ये सेम आ रहा है। अब ये भी देख लो पॉइंट इसका y कोऑर्डिनेट 6 है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 6 है, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि x कोऑर्डिनेट भी सही है इसका, ठीक है। अब बेटा इस तरह के सवालात वैसे काफ़ी पहले आए हुए हैं, 2021-22 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, उनमें 3 बार यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को गो थ्रू करोगे, उसमें मैंने सारी चीज़ें कई बार समझाई नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं
अगले सवाल की तरफ, और फिर इसमें फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मार्क्स इसमें भी 4 आ गए हैं, 4 3 7 7 4 11 नंबर का था भाई ये। चलो अब हम बेटा अगले सवाल पे चलो। सो बेसिकली अगर मैं बेटा अब आप लोग के आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखूं, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कह दिया है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए बी एंड सी। पहले एक जीपी दी है, ए बी और सी। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें पता है रेशियो सेम रहता है। रेशियो कैसे आता है, सेकंड ओवर फर्स्ट विच मीन्स बी ओवर ए, और थर्ड ओवर सेकंड सी ओवर बी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव, ये भी बता दिया है, यानी कि जीपी के तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब मुझे नहीं पता आगे मैंने क्या यूज़ करना है, देख लूँगा मैं अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई, डेटा बनाना है हमने। फर्स्ट 3 टर्म्स आर ए बी एंड -3c। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, अर्थमेटिक में डिफरेंस सेम रहता है। डिफरेंस आता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि बी माइनस ए, या थर्ड माइनस सेकंड -3c माइनस बी। चलो भाई, एक ये चीज़ यहाँ से बनाई थी मैंने, और यहाँ पे डिफरेंस से बना दी। अब कहानी क्या है, इन्होंने कहा है कि शो दैट, एक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं हम लोग जिसमें सिर्फ ए और सी है, बी मौजूद नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, बड़े आराम से हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं। इसमें मैं क्या कह दूंगा, 2b, क्योंकि बेटा देखें ना ये b इधर गया, 2b इज इक्वल टू a माइनस 3c, a माइनस 3c। तो बेटा b आ जाएगा आपके पास a माइनस 3c ओवर 2, b आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये बन जाता है a माइनस 3c ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो भाई ये बन जाए क्या, a माइनस 3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बेटा ये भी तो 2 का भी तो स्क्वायर हुआ था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ, ए स्क्वायर माइनस 6ac प्लस 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ओके भाई, ए स्क्वायर माइनस 10ac प्लस 9c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं यही बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट बेटा, यही सेम चीज़ बन गई हमारे पास। तो ये आपने प्रूफ करना था, सिंपली प्रूफ हो गई कहानी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ नाउ गिवन दैट a इज इक्वल टू 9 एंड c टेक्स द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स 2 पॉसिबल वैल्यूज। देखो बेटा, अगर a 9 है तो ठीक है यार, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a अगर 9 है तो 9 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 9 इंटू सी प्लस 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन रहा है क्या, 9c स्क्वायर माइनस 90c प्लस 81 इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 9 इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस 9c माइनस c प्लस 9 0, c माइनस 9 माइनस 1 c माइनस 9। तो बेटा आपके c की एक वैल्यू आई 1 और एक आई 9। क्वेश्चन में आपसे क्या कह दिया है, इट इज़ नाउ गिवन दैट a इज इक्वल टू 9 एंड c टेक्स द स्मॉलर ऑफ द 2 पॉसिबल वैल्यूज। तो आपने c की कौन सी वैल्यू कंसिडर करी, 1। c की अगर वैल्यू 1 आ गई है, इन्होंने कहा सम टू इन्फिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो अगर c की वैल्यू 1 है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने एक चीज़ बनाई थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो मैंने क्या करा भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर ए क्या था मेरा 9,
सी क्या है 1, तो बी आ रहा है आपके पास ±3। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ बोली हुई है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी एंड सी आर पॉजिटिव। तो मैं खाली बी की पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई 3। सो टेक्निकली अगर मैं अब अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखूँ, द फर्स्ट टर्म इज़ ए जो कि हमारा आया 9, सेकेंड टर्म इज़ बी जो कि आया 3, एंड द थर्ड टर्म इज़ सी जो कि आया 1। तो अगर मैं इसके रेशो की बात करूं, रेशो आ जाएगा बेटा क्या 3/9 विच इज़ 1/3। अब इन्होंने कहा है सम टू इन्फिनिटी निकालो। भाई सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर। ए हमारे पास है 9 और 1 माइनस 1/3, तो ये आ रहा है 9 ओवर 2/3। तो बेटा आपके सम टू इन्फिनिटी आ रहा है 9 × 3 / 2 विच इज़ 27/2 या 13.5। सम टू इन्फिनिटी हमारे पास बड़े आराम से आ जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने 5 नंबर दे दिए इसके, गुड। जगह भी बहुत दी है, चलो कोई नहीं। द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 20 टर्म्स चाहिए। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स क्या थे, ए बी एंड -3c। ए क्या है हमारा 9, बी क्या था हमारा +3 और ये क्या था -3c। सी क्या आया था हमारा 1। तो हमारे पास बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स आ रहे हैं 9, 3, -3। ठीक है भाई, नज़र आ रहा है डिफरेंसेस -6। तो ये हमारा ए पी आ गया। तो बेटा डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा भाई 3 - 9 विच इज़ -6। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए, S20 20/2 2a + 20 - 1 × d। बेटा ये आ रहा है 10, 2 9s are 18 plus 19 × 6 with the negative sign -114 है। तो मेरा बच्चा सम टू 20 क्या आ रहा है 18 माइनस आंसर × 10। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा -960 और ये आपके 3 नंबर आराम से स्कोर हो गए। सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ये यहीं पे जाके सवाल ख़त्म हो गया। सवाल इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में था, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखूँ तो कॉन्सेप्चुअली तो चीज़ें सेम है। हाँ, यहाँ पे बच्चों की कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, किस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना है ये यहाँ पे नहीं समझ पाए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे फंस गया तो वो डेफिनेटली आगे जाके गलतियाँ ही करेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो खुदा ना खास्ता आपसे वाला पार्ट नहीं होता, डायरेक्टली यूज़ दिस पार्ट, ए की वैल्यू फिर आगे के आप पार्ट्स कर सकते हैं। 3 नंबर ही जाएंगे ना ये वाली चीज़ यूज़ करके, 5 और 3, बाकी के 8 नंबर तो सिक्योर कर लेना। और फिर बेटा अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि भाई अगले सवाल में क्या हो। नाउ इफ़ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, तो यार क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है, ये एक तरह से रेसिप्रोकेटिव कर्व्स हैं और ये बेटा एक नॉर्मल क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है जो कि बड़ी काम की है। देखो, अगर कोई क्यूबिक फंक्शन है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है, और अगर फ़र्ज़ करो वो क्यूबिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बने और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा बने कि यू शेप हो और उसका रियल रूट ना हो, तो वो पूरे का पूरा अबव द एक्स एक्सिस रहेगा। तो हम कहेंगे ग्रेडियंट हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अगर एक क्यूबिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बने, एन शेप बने और एन शेप कुछ इस तरह से बने, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार हमेशा हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। लेकिन ये वाली चीज़ें हम ऐसे फंक्शंस में नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शंस में आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखनी होंगी।
सही है। वो जो आपके पास बेटा क्यूबिक फंक्शन है उसको क्वाड्रेटिक बना दिया, वहाँ पे आप कर सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि फंक्शन की नेचर क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसमें हो क्या रहा है सवाल में। आई होप कि ये उसी टाइप का हो। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ प्राइम डेरिवेटिव। चलो पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव अगर चाहिए तो मैं डी बाई डी एक्स ले लूँगा एफ ऑफ एक्स का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स 3x माइनस 6 रेज़ टू पावर -2 प्लस 3x माइनस 6 रेज़ टू पावर -3। सही है बेटा। जब हम लोगों के पास ये वाली चीज़ आ गई तो हम लोगों ने एक चीज़ ये देख ली कि एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा 4 इंटू -2 इज़ -8, 3x माइनस 6 रेज़ टू पावर -3 इंटू 3, फिर -3 3x माइनस 6 रेज़ टू पावर -4 इंटू 3। तो बेटा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स 8 3 ज़ा 24 -24, 3x माइनस 6 रेज़ टू पावर 3 -3 3 ज़ा 9, 3x माइनस 6 रेज़ टू पावर 4। चलो जी, क्वेश्चन में आपको डोमेन दे दिया कि हमेशा ग्रेटर देन 2 है। आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लिया, आपको 2 नंबर मिल गए हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया, हैंस डिटरमिन वेदर एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन अ डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। ओके, बड़ा प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है। आई रियली लव इट। यहाँ पे जो डोमेन है वो है ग्रेटर देन 2। यहाँ पे जो डोमेन है वो है ग्रेटर देन 2। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 2 कोई भी वैल्यू डालूँ तो डिनोमिनेटर तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि देखो ना भाई ग्रेटर देन 2 3 डाल दी तो ये हमारे पास पॉजिटिव चीज़ पे जब क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो पॉजिटिव ही आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। माइनस माइनस ऐड होके हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई, यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x being greater than 2, आपका जो f प्राइम ऑफ x आएगा विल ऑलवेज बी लेस देन 0। भाई यहाँ पे मैं जितनी भी वैल्यूज x की 2 से बड़ी डाल दूँ, मेरा हमेशा थ्रू आउट आंसर तो नेगेटिव में ही आना है, यानी कि लेस देन 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, हमारा फंक्शन ओवरऑल क्या हो गया, देयरफॉर द होल फंक्शन is always decreasing, क्योंकि भाई ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे बेटा 2 नंबर इसके हैं, ये चीज़ लिखने का 1 नंबर और ये चीज़ लिखने का 1 नंबर है, तो आपको पूरे 4 नंबर मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट वेदर एफ इनवर्स एग्जिस्ट, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अब देखो एक मेरी बात सुनो, मेरे भाई जो फंक्शन है ना इस डोमेन के लिए हमेशा डिक्रीजिंग है। यार किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो, इसका मतलब वो टर्न नहीं होने वाला। अगर कोई फंक्शन टर्न नहीं होने वाला तो इसका मतलब क्या है, वो उस डोमेन के लिए 1 to 1 है। और अगर फंक्शन 1 to 1 है तो वो हमेशा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर द डोमेन, for the domain x being greater than 2, the complete function is always decreasing, hence it's a 1 to 1 function for the given domain, therefore its inverse exists। अब
पता है बेटा बात क्या है कि ये मैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आप लोगों के साथ ऑलरेडी लेक्चर्स में मैंने तो पता नहीं रेसिप्रोकेटिव ग्राफ्स भी पढ़ाए हैं, फिर मैंने आप लोगों को डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले भी ग्राफ्स पढ़ाए हैं। देखो वो सब चीज़ें मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी क्यूबिक और फोर्थ पावर और सिंपल एक्सप्रेशंस पे रखें, ये ऐसे रेसिप्रोकेटिव पे भी रख सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि यार इसको हम बना के देख लें, ऑल्दो देखो पेपर में आपके पास ये ऐप्स तो मौजूद नहीं होती हैं कैलकुलेटर वाली, लेकिन मैं आपको बना के दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग इसको थोड़ा से इमेजिन कर सको। देखो आपके पास क्या है, 4/3x-6, 4 डिवाइड बाय 3x-6, और इस पे जो पावर है दैट इज 2, पावर इज 2 प्लस बीच में प्लस, फिर क्या है हमारे पास 1/3x-6 का क्यूब, 1 डिवाइड बाय 3x-6 की पावर 3। ये हमारा पूरा ग्राफ है, वाहियात सा ग्राफ है मैंने, लेकिन आप लोग ऐसे ग्राफ दिखाए भी हैं, सही है। लेकिन इस पता क्वेश्चन में इन्होंने क्या हरकत कर दी, इसकी इन्होंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको सिर्फ बनाऊँ 2 के बाद अगर मैं बनाऊँ तो ये सिर्फ डिक्रीज ही हुए जा रहा है। देखो आप अगर मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, कॉमा x इज ग्रेटर देन 2, देखो सिर्फ इतना सा हिस्सा बन रहा है, तो ये तो थ्रू आउट डिक्रीज ही हुए जा रहे हैं ना। और अगर कोई चीज़ थ्रू आउट डिक्रीजिंग है तो ये क्या है, 1 to 1 है, तो भाई इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फॉर श्योर। तो इसीलिए बेटा ये डोमेन और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी एक स्टूडेंट का डाउट है, अक्टूबर-नवंबर 2024 का पेपर 1-2 है आई गेस, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा आज इसके बाद। खैर, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई ये हमेशा होता क्या है। खैर भी फिलहाल इस पेपर पे हम लोग फोकस रखते हैं। द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय 4x-3 फॉर x बीइंग ग्रेटर देन a। देखो इट्स अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन है जिसका ग्रेडियंट है पॉजिटिव। भाई x की वैल्यू अगर मैं a से बड़ी डालूंगा, ये है ना भाई हमारा ये फंक्शन 4x-3, अगर फर्ज करो मैंने यहाँ पे a से बड़ी वैल्यू डाली तो ये तो नहीं बनेगा। तो मेरा ये जो आंसर होगा ये कैसे निकलेगा, g ऑफ a निकाला, ये क्या आ रहा है 4a-3, तो हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा ना। तो हमारी जो इसकी रेंज हो गई g ऑफ x की, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 4a-3। बस इतना सा लिखना था भाई यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन है। फिर इन्होंने क्या कह दिया है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विद द कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी एग्जिस्ट। देखो बेटा अब एफ जी अगर आपने एग्जिस्ट कराना है तो हम लोग क्या कहते हैं, एफ जी का मतलब क्या है, एफ जी का मतलब ये है कि फंक्शन जी एक इनपुट बन गया एफ का। अच्छा, मैं किसी भी चीज़ को ऐसी इनपुट में नहीं डाल सकता जब तक जी की रेंज एफ की डोमेन के अंदर नहीं लाई कर रही होगी, जब तक जी की रेंज एफ की डोमेन में नहीं लाई कर रही होगी तब तक एफ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इसके लेक्चर सिखाए थे। तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर एफ जी एग्जिस्ट कराना है, आप पूरे के पूरे फंक्शन जी को इक्वेट कर देते हैं टू द डोमेन ऑफ एफ। अब बेटा फंक्शन जी क्या है आपका 4x-3, और डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ है ग्रेटर देन 2, तो आपने इस पूरे को क्या कर दिया, ग्रेटर देन 2। तो बेटा ये हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5/4। यहाँ पे जाके हमारी ये वाली कहानी भी ख़त्म हो गई। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, यार a की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 5/4। a की वैल्यू चाहिए ना इन्होंने, क्योंकि a की फॉर्म में a इज ग्रेटर देन 5/4। अब बेटा अगर मैं फ़र्ज़ करें इसके बाद, अच्छा खाली ग्रेटर देन, हाँ खाली ग्रेटर देन ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है।
अब इसके बाद कहानी देखते हैं हम लोग। अच्छा, फिर तो अगला सवाल है। तो बेटा आई होप कि इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसमें फंक्शंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ हो गए हैं। अब मैं असल में एक काम ये कर रहा हूँ कि एक सवाल है अक्टूबर नवंबर 2024 का, इसी कॉन्सेप्ट से मैं वो आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो सवाल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो उसने मुझे सिर्फ एक पार्ट भेजा था। तो मैंने जो अभी उसको पूरे जब सवाल को देखा तो वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है सवाल, ताकि आप इसी पैटर्न का है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए कि भाई कहानियाँ क्या हैं ऐसे फंक्शंस की। ये देखो बेटा, हमने सिर्फ ये पेपर्स नहीं करने, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी काम करना है। मैं दिखाता हूँ वो आप लोगों को सवाल, एक सेकंड रुक जाए, ये अभी हमारा सवाल आ जाएगा। वो पता नहीं यही था या कोई और पेपर में है, मुझे यहाँ तक याद, हाँ यही है। अब देखो बेटा, बात पता है क्या है, ये एक सवाल है, मैं ये जानबूझ के आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ बेटा। अब ये मैंने खोला है आप लोगों के सामने जानबूझ के। हाँ, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज़ ज़रा देखिएगा आप लोग। अ फंक्शन एफ विद डोमेन एक्स बीइंग ग्रेटर देन 0। फंक्शन पूरा कोई है जिसका एफ प्राइम दिया है, एफ प्राइम, लेकिन देखो कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एफ प्राइम कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज गिवन दैट द कर्व विद इक्वेशन y इक्वल एफ ऑफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट 1 0। देखो, अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, पहले तो आप ग्रेडियंट निकालोगे। इसका अगर मैं ग्रेडियंट निकालूँ 1 पे, तो देखो इसका ग्रेडियंट 1 पे क्या आ रहा है, 8 2 इंटू 1 1/3, 10 इंटू 1 2/3। तो बेटा ये बन रहा है 8 -1 की पावर 1/3 -10, सही है। तो बेटा ये बन जाएगा -8 -10, सही है। 1 ही डालना है ना हम लोग, तो हमारे पास बेटा ये आ रही है वैल्यू -18। तो एक चीज़ आप लोग ज़रा समझो कि इसका जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है वो आ रहा है नेगेटिव में। तो इसका क्या मतलब है कि ये डिक्रीजिंग है। इसका जो टेंजेंट है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बात सबको क्लियर होगी। अब अगर बेटा इसका ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है, तो ये हमारा फंक्शन पूरा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग ही रहेगा। कहाँ तक, मैं दिखाता हूँ। अब इन्होंने, क्योंकि देखो अगले पार्ट में क्या मांग लिया, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स सुनो क्या आएगा, इसको आपने इंटीग्रेट करा, 8 2x - 3 रिश्त पावर 1/3 -10 x की पावर 2/3 डॉट dx, सही है। तो भाई ये क्या बन रहा है, 8 2x - 3 रिश्त पावर 2/3 और 4/3 डिवाइड बाय 4/3 इंटू 2 -10 x की पावर 5/3 डिवाइड बाय 5/3 प्लस c। तो बेटा अब आपके जो एफ ऑफ एक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये तो भाई पूरा कैंसिल हो गया, 3 2x - 3 रिश्त पावर 4/3 -6 x की पावर 5/3 प्लस c। अब एक मेरा फंक्शन बन जाएगा बेटा, इसमें 0 डाला, x की जगह 1 डाला। देखो मेरा भी इम्पोर्टेंट पार्ट ये है नहीं, मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना उस पर मुझे ज़रा आने दो, क्योंकि उस सवाल में 2 - 1 -1 रिश्त पावर 4/3, हाँ -1 बेटा c आ जाएगा, जो भी आ रहा है फंक्शन। इसका जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ना, वो पता है क्या था, इम्पॉर्टेंट पार्ट इस सवाल का ये था कि इक्वेशन इन्होंने कहा है, इट इज गिवन दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो एक्चुअल में ये एफ प्राइम नहीं है, सही है, ये एक्चुअल में एफ प्राइम नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, गैलरी से उठा लेते हैं भाई, तस्वीर नहीं आ रही,
चलो यहाँ से देखते हैं फिर से, क्योंकि बेटा ये वाला सवाल जो है ना एक ही बार आया है और ये काफ़ी खूबसूरत सवाल है, और हम इसको एज अ पिक्चर भी अगर मैं सेव कर लूँ ना तो एज अ पिक्चर सेव करना चाह रहा हूँ मैं। चलो ओपन एंड गुड नोट्स ही कर देते हैं। चलो भाड़ में भेजो। अब भाई पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप देखिए। इट इज़ गिवन दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब ग्रेडियंट का जो हमारा एक्सप्रेशन है ना वो एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है, ग्रेडियंट का मैं एक्चुअल एक्सप्रेशन पहले यहाँ पे लिख के दिखा दूँ। ग्रेडियंट का एक्चुअल एक्सप्रेशन है 8 टाइम्स 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 10 x की पावर 2/3। सही है, ये ग्रेडियंट का एक्चुअल एक्सप्रेशन है। अब इन्होंने पता है क्या करा है, इन्होंने खुद से कह दिया कि जब हमने f प्राइम को इक्वल टू 0 रखा ना, भाई करी होगी इन्होंने कोई उल्टी सीधी सब्स्टिट्यूशन। इसको जब इन्होंने इक्वल टू 0 रखा तो इनकी ये इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन क्या बनी है 125x² माइनस 128x प्लस 192 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे पता है मसला क्या है, अगर फर्ज करो मैं इन सारी चीज़ों को उधर ले जाऊँ तो ये तो इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है माइनस 125x² प्लस 128x माइनस 192। तो ये एन शेप भी तो हो सकता है, ऐसा तो ये ज़रूरी नहीं है कि यू शेप ही हो, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन क्यूबिक नहीं था और इन्होंने इस चीज़ को ज़बरदस्ती का ऐसे बनाया है। तो मैं फॉर श्योर ये नहीं कह सकता, फॉर श्योर मैं ये बात नहीं कह सकता कभी भी कि भाई इसका जो ग्रेडियंट है वो यूं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका अब हम निकालते हैं b² माइनस 4ac, ये डिटरमिन करने के लिए कि इसका कोई टर्निंग पॉइंट है कि नहीं। इसका जब मैंने b² माइनस 4ac निकाला तो है माइनस 128 का स्क्वायर, 4a 125, c की जगह 192। तो बेटा ये आ रहा है 128 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 125 इंटू 192, तो ये आ रहा है नेगेटिव में 79616, यानी कि इसका जो b² माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है, यानी कि जो इसका ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है उसका कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, यानी कि ग्रेडियंट कभी भी, यानी कि इसका कोई टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये उस वक्त इंक्रीज है, देखो अगर किसी चीज़ का टर्निंग पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो या तो वो इंक्रीज ही कर रहा होगा या तो वो डिक्रीज ही कर रहा होगा। देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। हमें ये चीज़ समझ आ गई। अब मुझे ये देखना है वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपको डोमेन क्या दी है, ग्रेटर देन 0 रखी है, x की डोमेन क्या रखी है, ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू डाल दूं ग्रेटर देन 0, ट्रस्ट मी उसका हमेशा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। यहां पे मैं x की कोई भी वैल्यू डाल दूं, इफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x विल ऑलवेज बी लेस देन 0। इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट f of x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये एक वाहिद ऐसा सवाल है जो कि इतने कॉन्सेप्ट पे चला गया था, वरना आमतौर पे ये लोग जो ऐसे सवाल देते हैं ना क्यूबिक इक्वेशन से f प्राइम ऑफ x निकलवाते हैं, और उस पर अगर f प्राइम ऑफ x का रूट नहीं निकल रहा पॉजिटिव है तो आप लोग कहते हो हमेशा पॉजिटिव अपवर्ड रह रहा है, अबव द x एक्सिस रह रहा है f प्राइम, तो हम लोग कहते हैं यार हमेशा ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। अगर फर्ज करो डिफ्रेंशिएट करें क्यूबिक इक्वेशन और f प्राइम ऑफ x ऐसे बन रहा हो एन शेप कर्व विद नो रियल रूट्स, तो आप क्या कहोगे, ओवरऑल डिक्रीजिंग रहेगा। लेकिन अगर फर्ज करो एक क्यूबिक इक्वेशन है f प्राइम ऑफ x ऐसे बन जाए तो हम क्या कहते हैं यार, इस पॉइंट a से पीछे और b के बाद इंक्रीजिंग है और a और b के बीच में डिक्रीजिंग है,
यही करते हैं हम लोग। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में हम ये चीज़ इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका फंक्शन था वो थोड़ा सा अजीब सा था। तो मैंने अभी लगे हाथों इस पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट समझाते हुए, रेसिप्रोकेटिव ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझाते हुए, ये अक्टूबर नवंबर 24 का भी पेपर 1-2 करा दिया, क्योंकि ये सवाल भी थोड़ा सा बच्चों को इशू क्रिएट करके देता है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि इस पेपर का आखिरी सवाल होगा। सो अब हम आते हैं बेटा इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखने में ये सवाल थोड़ा सा बदसूरत है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। चलो भाई, ये एक सर्कल है ए जिसका सेंटर है और उसका रेडियस आर है, ठीक है। इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। चलो भाई, यहाँ पे जाके हमें एक चीज़ समझ आ गई। जब भी कोई ऐसा सर्कल होता है ना बेटा जिसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा हो, हमें ये चीज़ पता होती है कि भाई ये अगर एंगल है हमारा, इक्विलैटरल है ना, इक्विलैटरल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तीनों साइडें सेम है। तो ये एंगल है π/3, ये एंगल है π/3, ये एंगल है π/3। अब अगर फर्ज करो ये पूरा एंगल है π/3, तो ये बीच में से ये एंगल क्या हो जाएगा, π/6, और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, π/6। अब अगर फर्ज करो ये एंगल है π/6, ये एंगल है π/6, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/6 प्लस π/6, विच इज 2π/3। चलो, ये एंगल 2π/3, ये भी 2π/3 और ये भी 2π/3। हमें एक हेल्प तो मिल गई। अब सवाल में मांगा क्या है, द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर विद द पॉइंट बी सी डी। ओके, फिर एक अ लार्जर सर्कल विद सेंटर एस। अच्छा, ये वाला जो सर्कल है बड़ा वाला, इसका सेंटर सी है, रेडियस इसका एस है। ओके, हो, फिर and passes through B and D. The length of BD is also S. अच्छा भाई, ये भी ऐसे ही है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। शो दैट S इज इक्वल टू √3R। S किसके बराबर है, √3R के बराबर है। तो मैं बेटा अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लाऊंगा। किस तरह से, मैं पहले कह दूंगा कि भाई देखो, ADC will be equal to π/3 divided by 2, which is π/6। ये π/6 हो गया, सही है बेटा। अब अगर हमारे पास ये π/6 है, मैं कह देता हूँ यहाँ से ये ड्रॉप करा, x पॉइंट कह दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों ने फिर उसके बाद क्या कह देना है कि भाई ये लेंथ हो जाएगी s/2। कंसिडरिंग ट्राइंगल AXD, बेटा मेरे पास हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट है, तो मैं कह दूंगा cos π/6, एडजेसेंट क्या है हमारे पास dx, और हाइपोटेन्यूज क्या है AD। अच्छा जी, cos π/6 होता है बेटा √3/2, भरोसा कर लो। dx क्या है हमारे पास, s/2, और AD R है, सही है। तो बेटा हमारे पास √3R/2 इज इक्वल टू s/2। तो बेटा आपके s किसके बराबर आ गया, √3R। ये आपने प्रूफ कर दिया, सिंपली प्रूफ हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म। और डायरेक्ट 7 नंबर का है भाई, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब इन्होंने आगे और क्या बात बोली है भाई, मुझे देखना पड़ेगा। देखो, इस सवाल में आपके पास इसका जो सेंटर है, बड़े वाले का सेक्टर तो ये रहा,
और ये पूरा एंगल क्या होगा, π/3। मैं ये डेफिनेटली एरिया निकाल सकता हूँ, सही है। अच्छा, अगर मुझे शेड एरिया चाहिए, मुझे इतना पता है कि छोटे वाले सर्कल का ये पूरा सेक्टर है और ये कितना है, 2π/3 है, सही है। मैं ये पूरा एरिया निकाल सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं फंस जाऊँगा कहाँ पे, इस सेक्टर के, इस सेगमेंट के एरिया में। अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए, तो मैं आप लोगों से क्या बात करूँगा, ये काफ़ी खूबसूरत सवाल है। चलो भाई, अब मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। बेटा ये एंगल है आपके पास π/3, पाई था वो इक्विलैटरल ट्राइंगल था। ये एंगल है हमारा 2π/3, ठीक है। अब मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ, कंसिडरिंग द सेक्टर CBD, कंसिडरिंग द सेक्टर CBD, पूरी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होगी। कंसिडरिंग सेक्टर CBD सेंटर एट C। मुझे पता है एंगल एट C क्या है भाई, BCD इज π/3, सही है जी। अब अगर मैं आपसे कह दूं एरिया ऑफ BCD सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ BCD क्या आ जाएगा, ½ r²θ। अरे भाई इसका जो रेडियस है वो है S और थीटा क्या आ रहा है, π/3। लेकिन मैंने बेटा R अभी ऑलरेडी S को R की फॉर्म में लिखा है। S किसके बराबर है, √3r, 1/2 √3r पे स्क्वायर π/3। बेटा ये आ जाएगा 1/2 3r² π/3, 3 कैंसिल, तो बेटा πr²/2। मेरे पास पूरे इस सेक्टर का एरिया आ गया। पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। अब अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा खाली। अब मैं निकालता हूं कंसिडरिंग ट्रायंगल BCD, कंसिडरिंग ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, उसमें भी तो एरिया चाहिए। एरिया इसका क्या आएगा, ½ AB sin C, ½ S इंटू S इंटू साइन π/3। और भाई ये आ रहा है ½ S² इंटू साइन π/3 होता है √3/2। ठीक है जी, मुझे पता है √3/4, S की जगह मैं लिख सकता हूँ √3r²। तो भाई ये क्या बन रहा है, √3/4 3r²। तो बेटा ये एरिया आ रहा है आपके पास 3√3r²/4। ये भी आ गया। अब एक काम करता हूँ, मेरे पास बेटा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है, मेरे पास इस पूरे सेक्टर का एरिया है, दोनों को माइनस करूँगा इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ लार्जर सर्कल माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेगमेंट ऑफ लार्जर सर्कल, वो क्या हो जाएगा भाई, सेक्टर में से माइनस कर दो ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया क्या आया था भाई, πr²/2 माइनस 3√3r²/4। ये सेगमेंट का एरिया आ गया। ये सेगमेंट का एरिया भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये आ गया। अब एक बात सुने, अगर मुझे शेड एरिया चाहिए, अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा।
area of sector ABD with center A, considering sector ABD with center A, एरिया आएगा हाफ, इसका तो रेडियस आर ही था, लेकिन थीटा क्या था इसका 2π/3, 2 कैंसिल हो गया, तो भाई इसका एरिया आ रहा है r² π/3। फिर मैं निकालता हूँ कंसिडरिंग ट्राइंगल ABD ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो हाफ r इंटू आर इंटू साइन 2π/3, सही है। साइन 2π/3 भी आई गेस √3/2 ही होता है। मैं देख लेता हूँ साइन 2, अब ऐसे π/3 मुझे याद है भाई √3/2 होता है बिल्कुल। तो ये आ गया r²/2 इंटू, तो ये आ रहा है √3 r²/4। वही ट्राइंगल का भी एरिया आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूँ ना शेडेड एरिया की, बेटा देखें शेडेड एरिया क्या होगा कि इस पूरे सेक्टर में से माइनस कर दो ट्राइंगल, माइनस कर दो सेगमेंट, यही होगा। पूरे सेक्टर का क्या आया था भाई मेरा r² π/3 माइनस कर दो क्या ट्राइंगल को, ट्राइंगल क्या है, और क्या चीज़ माइनस करनी है सेगमेंट, सेगमेंट ये रहा πr² माइनस 3√3 r²/4। चलो भाई काफ़ी बदसूरत आ रहा है, लेकिन यही आ रहा है भाई, अब क्या करें हम लोग। ये आ रहा है, बन रहा है अब क्या πr² माइनस πr²/2 माइनस, इन दो को अगर मैं माइनस करूं, सही है, इन दो को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये क्या बनता है √3/4 माइनस √3/4 माइनस 3√3/4। तो ये आ रहा है माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा अब ये प्लस √3/2 r²। तो अब बेटा शेडेड एरिया हमारे पास क्या बन रहा है, अच्छा जी 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/6, यानी कि √3/2 r² माइनस r²/6। तो बेटा ये हमारे पास आ रहा है r², इन्होंने किस फॉर्म में मांगा है भाई, इसी फॉर्म में मांगा है, a + b पाए ना, πr²/6। तो ये बन गया क्या r² कॉमन √3/2 माइनस π/6, ये इसका आंसर है। हाँ मैं मान रहा हूँ वर्किंग थोड़ी सी फ्रैक्शन वाली है, अजीब सी लग रही होगी, लेकिन बेटा ये इतना मुश्किल था नहीं, मार्क्स कम दिए हैं ये मैं मान रहा हूँ। इसके एटलीस्ट 8 नंबर या 9 नंबर होने चाहिए थे, क्योंकि आपसे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वेरिएबल्स में खिलवाया ना इन्होंने, तो इन्होंने अगर ये नहीं करा है तो थोड़ा सा ज़्यादती हो गई है आप लोगों के साथ, लेकिन अब यही इसका आंसर होगा आई एम श्योर, इसके अलावा और कोई आंसर हो नहीं सकता है। विद दिस हमारा पूरा पेपर भी ख़त्म हो गया है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।